स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट में लाई गई इंद्राणी ने अदालत से यह भी कहा है कि वो पीटर से तलाक लेना चाहती हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आईपीसी की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र रचना, 364 अपहरण, 302 कत्ल, 201 सबूत मिटाना, 203 अपराध के बारे में गलत जानकारी देना के तहत सीबीआई ने आरोप लगाए हैं। संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी पर धारा 307 हत्या की कोशिश और धारा 34 के तहत भी मामला तय हुआ है। इंद्राणी के ऊपर आईपीसी की धारा 471 के तहत भी अलग से मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ अदालत ने आरोपियों के खिलाफ लगाए गए जालसाजी और धारा 464 के तहत लगाए गए आरोप हटा लिए हैं। ये आरोप काजल शर्मा ने उनके खिलाफ लगाए थे। कोर्ट ने दस्तावेजों की कमी के चलते इन आरोपों को निरस्त कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत में मंगलवार की सुबह तीनों आरोपियों को सुनवाई के लिए पेश किया गया था। 420 जो चीटिंग का केस था वो ड्रॉप किया गया है। अभी अगली तारीख 1 फरवरी को रखा गया है। उस दिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस को लाए जाएंगे, फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद विटनेसेस को बुलाया जाएगा। तीनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बताया कि 1 फरवरी से इस केस में ट्रायल शुरू किया जाएगा। काफी दिनों से बेल की कोशिश में लगे पीटर मुखर्जी भी अब ट्रायल का इंतजार करेंगे। Yeah, that's it. Now the charges have been framed, so we will not be filing this charge. We'll go ahead with the trial. इस केस के गवाह और पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी का कहना है कि मैं भी बस ट्रायल का इंतजार कर रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। मुझे लगता है कि मेरे पिता के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में दम नहीं है। बातचीत और ईमेल किस संदर्भ में थे ये देखा जाना भी जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ट्रायल निष्पक्ष होगा। शीना बोरा हत्याकांड में हर बार एक नया मोड़ आ जाता है। चार्जेस फ्रेम होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई कोर्ट को बताया कि वो पीटर मुखर्जी को डिवोर्स देना चाहती हैं और साथ साथ अपनी जायदाद भी दान करना चाहती है। इस मामले को निजी बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी पारिवारिक कोर्ट में मूव कर अपना जो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। That she is gonna be filing for divorce and she is changing her will. This is all that she said it in court. The court has said that it's her personal rights. She is allowed to do whatever she wants to. इस हाई प्रोफाइल केस में तीनों आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होने में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। केस का चौथा आरोपी रहा ड्राइवर श्यामवर राय पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। शिवसेना और बीजेपी के नेताओं ने बीएमसी में गठबंधन पर बातचीत करने के लिए आज दूसरी मीटिंग की, लेकिन दोनों दलों के बीच कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना ने बीजेपी के पारदर्शिता के मुद्दे पर भी इधर पलटवार किया। एक तरफ तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरी ओर एक दूसरे पर हमला करने का भी ये दोनों पार्टियां मौका नहीं छोड़ती। सोमवार को गठबंधन पर चर्चा करने के बाद दूसरे दिन मंगलवार को भी दोनों दलों के नेता मिले। सोमवार को बीजेपी ने बीएमसी में पारदर्शिता के मुद्दे पर काफी जोर दिया था, तो मंगलवार को पारदर्शिता को लेकर ही शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्रांसपेरेंसी का जो अपेक्षा भारतीय जनता पक्ष ने रखी है, तो नोटबंदी का जो निर्णय हुआ तो उसी तरह से ये रेसिप्रोकल होता है। तो केंद्र में भी अगर ये सब निर्णय सबको विश्वास में लेके लिया होता तो ये 2 महीने में ये जो क्या हड़कंप मच गई वो नहीं मचती होगी। बीजेपी ने मंगलवार को एक कदम आगे बढ़ते हुए जवाबदेही की बात कर डाली। जहां तक बीएमसी इलेक्शंस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मुंबई में प्रगति हो और मुंबई में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी हो। जो लोग नकारात्मक सोच के साथ टिप्पणी करना चाहें वो जाने कि वो क्यों कर रहे हैं। हम एक सकारात्मक कैंपेन चला रहे हैं जहां हम जनता तक यही संदेश लेके जा रहे हैं कि आपने बीजेपी को चुना है केंद्र में, प्रदेश में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में भी चुनने के बाद एक अकाउंटेबिलिटी बनती है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। पर दोनों दलों के नेताओं की इस रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर आज बात की। गठबंधन पर अंतिम फैसला ये दोनों ही करेंगे और अगली बातचीत के लिए दोनों दलों के नेता कल फिर मिलने वाले हैं। एक तरफ जहां भाजपा और शिवसेना के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चा के दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में नोक-झोंक का सिलसिला भी जारी है। दोनों पार्टियां गठबंधन में अपने सीटों के आंकड़े को लेकर अड़ी हुई है और तब तक ये नोकझोंक जारी रहेगी जब तक इस पर आखिरी फैसला ना हो।
कैमरामैन हेमंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। 16 साल की जायरा वसीम ने दंगल फिल्म में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाकर धूम मचा दी, लेकिन आज उसी बच्ची को अपनी सफलता पर माफी मांगनी पड़ी है, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। नेता से लेकर अभिनेता तक अब सब जायरा के समर्थन में उतर चुके हैं और कट्टरपंथियों के खिलाफ दंगल छेड़ दिया। उनकी कामयाबी पर कश्मीर के अलगाववादियों की बौखलाहट जाहिर हुई तो जायरा ने खुद को खामोशी के दायरे में बांध लिया। देखिए कैसे जायरा से सवाल दर सवाल पूछे गए, लेकिन जायरा के मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। आपने एक फेसबुक पर किया है, एक कमेंट किया है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कोई थ्रेट वेट है इस तरह का आपने फेसबुक पर लिखा? जी जायरा कुछ बोलेंगे? फेसबुक पर आपने कमेंट दिया है। जायरा भले चुप हों, लेकिन उनके समर्थन में पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। फिल्मी पर्दे के हानिकारक बापू आमिर खान ने कश्मीर की बेटी को सलाम किया है। मैंने तुम्हारा बयान पढ़ा और समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है। तुम अपनी खूबसूरती, समर्पण और प्रतिभा से भारत ही नहीं दुनिया भर के लड़के लड़कियों की रोल मॉडल हो। तुम मेरी भी रोल मॉडल हो। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। फिल्मी पर्दे की गीता का साथ देने के लिए असल जिंदगी की गीता और बबीता ने भी आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर जायरा वसीम जितनी तेजी से ट्रोल हुई, उतनी ही तेजी से उनके समर्थन में सोशल मीडिया में हलचल शुरू हो गई है। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने लिखा, जो लोग अपने लिए आजादी की मांग करते हैं वो दूसरों को जरा सी आजादी नहीं दे सकते। जायरा को अपनी कामयाबी के लिए माफी मांगनी पड़ी है, शर्मनाक है। कश्मीर में ही विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों की कामयाबियों का इस्तेमाल करती हैं। मुझे उनसे दिक्कत है, लेकिन सिर्फ इस वजह से 16 साल की लड़की को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हम क्या होते जा रहे हैं? एक्ट्रेस रेणुका शाहाने ने भी जायरा के लिए आवाज बुलंद की है। कितने कायर लोग हैं 16 साल की लड़की को परेशान करने वाले मजहबी उन्मादी हारे हुए, जबकि वो खुद कह चुकी है कि वो रोल मॉडल नहीं है, फिर भी उसे माफी मांगने को मजबूर किया। ना तो खुद कुछ ढंग का करेंगे, ना किसी को करने देंगे। विघ्न संतोष। Maybe under the circumstances that you have written this letter is we can see the compulsion behind it, your scream behind it, your sadness behind it, and it's not the right thing to have done, to have happened. I am with you. For me, you are a role model. जायरा वसीम के लिए तकरीबन पूरा देश खड़ा है। हालांकि जायरा खुद बहुत संभल कर चल रही हैं। शायद उन्हें मालूम है कि फिलहाल उन्हें जहां रहना है वो माया नगरी मुंबई नहीं बल्कि श्रीनगर है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। नोटबंदी का कुछ प्रभाव आने वाले बीएमसी और जिला परिषद के चुनाव में दिख सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवारों के खातों पर नजर रखी जाए। साथ ही आयकर विभाग के अधिकारी भी चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चों पर नजर रखेंगे। ये खबर उन उम्मीदवारों के लिए है जो इस बार राज्य की कई महानगर पालिकाओं के साथ साथ जिला परिषद चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। अपने पैसों की ताकत से जीत का भरोसा रखने वाले उम्मीदवार इस बार मुश्किल में पड़ सकते हैं। बल्कि ये कहिए कि जो उम्मीदवार जितना ज्यादा पैसों की ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, उसे उतनी ही परेशानी हो सकती है। इसे आप नोटबंदी का असर भी कह सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। सबसे पहले चुनाव में लड़ने वाली हर एक राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार को अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा और चुनाव का सारा खर्च इसी बैंक अकाउंट से किया जाएगा। इतना ही नहीं, हर एक उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को बैंकिंग लेन देन की जानकारी हर दिन राज्य चुनाव आयोग को देनी होगी। चुनाव के बाद हर एक उम्मीदवार को 1 महीने के भीतर और राजनीतिक पार्टी को 2 महीने के अंदर अपने बैंकिंग लेन देन की डिटेल राज्य चुनाव आयोग को सौंपनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीतिक दल और जीता हुआ उम्मीदवार भी अपनी सदस्यता हमेशा के लिए खो सकता है। हमने हर एक कैंडिडेट को और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसी बैंक अकाउंट में से पॉलिटिकल पार्टी और या कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। नोटबंदी के नियमों को आगे बढ़ाते हुए राज्य चुनाव आयोग ने इस बार सभी सरकारी, निजी और कोऑपरेटिव बैंकों को भी सख्त हिदायत दी है, जिसके मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार के किसी भी बैंक अकाउंट में संदेहजनक लेन देन हो रहा है तो तुरंत बैंक को अपनी कार्रवाई कर इसकी खबर चुनाव आयोग, आयकर विभाग और प्रशासन को देनी होगी।
ये पहली बार हो रहा है जब राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव पर निगरानी रखने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के तौर पर आयकर विभाग के अधिकारियों को चुना है, जो न सिर्फ हर एक उम्मीदवार के खर्च पर नजर रखेंगे बल्कि इसकी छानबीन भी करेंगे कि खर्च होने वाला पैसा काला है या सफेद। इस काम के लिए करीब 60 आयकर अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। हम हरेक जिला परिषद के लिए, हरेक महानगर पालिका के लिए निबंधक निरीक्षक ऑब्जर्वर्स हम अपॉइंट करेंगे और इसके साथ ही साथ पहली बार आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर करके हम नियुक्त करेंगे, जो कुछ सीटों पर पूरी नजर रखेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को उन हवाला ऑपरेटरों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है जो चुनाव से पहले उम्मीदवारों की गैर कानूनी तरीके से मदद कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक और समंदर से लेकर जंगलों तक तैनात अधिकारियों से चुनाव होने तक कैश फ्लो और शराब की सप्लाई पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि इस बार राज्य के 4 बड़े एयरपोर्ट के अलावा छोटे शहरों में मौजूद एयरपोर्ट पर भी आने वाली चार्टर फ्लाइट्स और चॉपर की मुस्तैदी से जांच की जाएगी। चुनाव न सिर्फ उम्मीदवारों की शख्सियत की एक लड़ाई होती है बल्कि पैसों का खेल भी होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक गलियारों में हर एक वोट की एक कीमत तय होती है। ये बात राज्य चुनाव आयोग बखूबी जानता है, इसलिए इस बार चुनाव में खड़े होने वाले हर एक उम्मीदवार पर पैनी नजर रखने के लिए बैंक अधिकारियों से लेकर आयकर विभाग को साफ निर्देश दे दिया गया है। बस अब देखना यह है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार इन नियमों को कितनी ईमानदारी से पालन करते हैं। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर रहेगा जारी। आप देखते रहिए आज तक।